वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। चैप्टर की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इंग्लिश पढ़ने के लिए जितना इम्पोर्टेंट ABCD पढ़ना ज़रूरी है या सीखना ज़रूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीखना ज़रूरी है। सही है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर बात करें तो चाहे नीट का पेपर हो, चाहे IIT JAM हो, IIT JEE हो, एडवांस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमें आराम से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की अगर हम बात करें तो एटम कोई आपके लिए नया शब्द नहीं है, नया वर्ड नहीं है। आप अपनी छोटी प्रीवियस क्लासेस में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ कर आए हो। एटम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आप सबको है। ठीक है, आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इन सब के बारे में आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपकी प्रीवियस क्लासेस की काम आएगी, तो वो हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और उसका मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1.602 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और उसका मास होता है 1.673 × 10⁻27 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज का होता है। ठीक है, और उसका जो मास होता है वो 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस फ़र्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज का होता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है जो आप अपनी छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे। सही है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम के बारे में हम बात करें तो एटम जो है वो सबसे पहले वर्ड यूज़ किया था साइंटिस्ट डाल्टन ने। ठीक है, साइंटिस्ट डाल्टन ने ही सबसे पहले एटम वर्ड को यूज़ किया था। साइंटिस्ट डाल्टन ने क्या कहा था कि एवरी सब्सटेंस इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, ये साइंटिस्ट डाल्टन के स्टेटमेंट थे। साइंटिस्ट डाल्टन के हिसाब से हर एक सब्सटेंस जो है वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको उसने नाम दिया एटम। ठीक है, और दूसरी बात साइंटिस्ट डाल्टन ने ये कही थी कि एटम जो है वो न्यूट्रल चार्ज का होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये इतनी सी बात डाल्टन ने कही। इसके बाद जब डाल्टन से पूछा गया कि ये एटम का शेप क्या होता है, ठीक है, तो डाल्टन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उससे ये पूछा गया कि ये न्यूट्रल चार्ज का क्यों होता है, तो इस बात का भी डाल्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये दो बातें डाल्टन की थ्योरी जो थी, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहा गया, तो ये उसकी ड्रॉबैक हो गई। ठीक है, तो इन वजह से डाल्टन की जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आया वो था साइंटिस्ट थॉमसन। ठीक है, थॉमसन साइंटिस्ट ने एटम का एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जिसको नाम दिया गया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, थॉमसन ने क्या किया कि थॉमसन ने कहा कि एटम जो है वो एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एम्बेडेड होता है। ठीक है, ये थॉमसन का मॉडल था। ठीक है, इसी को ही थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल भी नाम दिया था। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया था। वाटरमेलन मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि एक वाटरमेलन की तरह ही एक स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें जो वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है उसे आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, और जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के जो जगह जगह फैले हुए होते हैं उसे आप नेगेटिव चार्ज की तरह कंसीडर कर लो, जैसे ये फैले हुए हैं। ठीक है, ये थॉमसन की थ्योरी थी। तो बहुत टाइम तक तो फिर थॉमसन के मॉडल को एक्सेप्ट करके रखा, क्योंकि इसने न्यूट्रलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया कि जितना पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है उतनी ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज भी एटम के अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है,
लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया वो था साइंटिस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साइंटिस्ट पहली बार लॉजिकली उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट भी कहा गया। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक लॉजिकल एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। पहले वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम वो जान लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, पहले तो एक अल्फा एमिटिंग पार्टिकल लिया। ठीक है, अल्फा एमिटिंग पार्टिकल जो अल्फा रेज एमिट कर रहा था। ठीक है, और बीच में कुछ उसने ये लीड की प्लेट्स अरेंज कर दी। ठीक है, लीड प्लेट्स अरेंज कर दी ताकि अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे हैं वो एक परफेक्ट डायरेक्शन से एमिट हो। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था वो गोल्ड फॉइल पर किया था। ठीक है, तो एक गोल्ड फॉइल ले ली और इस गोल्ड फॉइल को उसने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से कवर कर लिया। ये हो गई जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से इस गोल्ड फॉइल को कवर कर लिया। तो जब ये अल्फ़ा रेज एमिट हो रही थी तो ये गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर गिर रही थी। ठीक है, जहाँ जहाँ ये अल्फ़ा रेज गिर रही थी तो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन थी वो शाइन कर रही थी। ये उसका एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले तो क्या ऑब्जर्व किया हम वो जान लेते हैं। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो अल्फ़ा रेज एमिट हो रही है पार्टिकल से, ठीक है, वो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास हो रही है बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, मतलब अल्फ़ा रेज को पास होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स से वो एकदम स्ट्रेट पास हो रही है बिना किसी डिफ्लेक्शन के। सिर्फ मिनिमम अमाउंट यानी कि 0.1% ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्स हो रही है और वो डिफ्लेक्शन भी 180 डिग्री था, यानी कि टकरा कर सीधा एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आना। ठीक है, ये दो मेजर ऑब्जर्वेशन थी जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। अब क्या हुआ कि थॉमसन भाई को वापस बुलाया गया। भाई थॉमसन जी वापस आइए और इस आपने जो मॉडल रिप्रेजेंट किया प्लम पुडिंग मॉडल वाला, तो उससे इस थ्योरी को एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपके हिसाब से एटम स्पेयर लाइक है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है और पॉजिटिव चार्ज भी पूरे स्पेयर पर फैला हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो थॉमसन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। तो एक तरीके से रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वही थॉमसन का ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, ये थी थॉमसन का ड्रॉबैक हो गया एक तरीके से। अब आगे मूव करते हैं। तो अब इतना ऑब्जर्व करने के बाद रदरफोर्ड ने खुद ने एक एटम की थ्योरी देने की कोशिश करी। ठीक है, उसने क्या कंक्लूजन निकाला इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे। कंक्लूजन क्या निकाला कि जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट पास हो रही है, तो यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है एटम के अंदर, कोई जगह, ठीक है, कोई चार्ज फैला हुआ नहीं है। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि अल्फ़ा जो रेज होती है वो पॉजिटिव चार्ज की होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की होती है। अगर थॉमसन के अकॉर्डिंग फैला हुआ होता पॉजिटिव चार्ज पूरे स्पेयर पर या पूरे एटम पर, तो ये अल्फ़ा रेज बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही होती, लेकिन कोई डिफ्लेक्शन, कोई अट्रैक्शन शो नहीं हो रहा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ये बात हो गई। उसके बाद जो 0.1% ऑफ अल्फ़ा रेज जो डिफ्लेक्ट हो रही थी 180 डिग्री, तो इससे ये पता चल रहा था कि एटम में बहुत ही कम अमाउंट में एक पॉजिटिव चार्ज का स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, एक बहुत ही माइन्यूट लेवल पर पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट है। इसी वजह से, क्योंकि पॉजिटिव अल्फ़ा रेज भी पॉजिटिव चार्ज है और अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के, इसी वजह से तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकाला। तो ये दो कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की है। तो जो पॉजिटिव पार्ट था एटम के अंदर उससे रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट। और जो खाली स्पेस था, ठीक है, वेकेंट स्पेस, उसे रदरफोर्ड ने नाम दिया नॉन न्यूक्लियर पार्ट। सही है, ये थी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
तो रदरफोर्ड ने अपने कंक्लूजन के बेस पर एटम का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया कि एटम दिखता कैसा होगा। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके आउटर शेल में रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है, ऐसे घूमता रहता है। और सेंटर में जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज का है, उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम ही रहा है। ये उसने एटम का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया, ठीक है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। अब जब एटम की हम बात करें तो एटम को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, सिंपल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम जो होता है वो जैसा कि हमने पहले लेक्चर स्टार्ट होने पर पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो इतना था 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, और जो प्रोटॉन का मास था वो 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, और सेम ऑलमोस्ट इतना ही मास जो था वो न्यूट्रॉन का था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एग्जैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो यानी कि एटम का जो टोटल मास है वो मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर ही होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के मास पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये इतनी सी इसकी कहानी। अब एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एटम को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? सपोज ये कोई एटम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो किसी एटम के ऊपर जो नंबर लिखा जाता है, ठीक है, वो एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें अगर हम, ठीक है, तो एग्जांपल हो गया जैसे हीलियम, ठीक है, हीलियम। तो हीलियम में जो ये 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर, जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है हीलियम के अंदर वो 2 है, ठीक है। और जो 4 रिप्रेजेंट हो रहा है वो एटॉमिक मास है, यानी एटॉमिक मास कितना है? 4, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
ठीक है, वो कितना है 4। तो यहाँ से क्या हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की जगह हम जो वैल्यू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमें पता है वो पुट कर दें, 2 प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो 2 होंगे, ठीक है, वो हमें आसानी से ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? बोलो भाई, ठीक है। तो ये थी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सही है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं वगैरह सब हम पता कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स करके देखते हैं 1-2, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं आर्गन 40 और 18। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो है 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रल एटम है तो 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो मास, एटम का मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 40 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 22, सही है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 22, ठीक है। ये कुछ बात हो गई। अब कुछ